ए बुक फॉर पीजीटी इंग्लिश बाय डॉक्टर रंजीत सिंह वाली बुक से इंग्लिश हिस्ट्री का एक्सप्लेशन चल रहा था। पिछले वीडियो में आप लोगों ने एथोराइज्ड वर्जन ऑफ दी बाइबल का देखा। आज 28वें पेज पर मेटाफिजिकल स्कूल या इंग्लिश पोट्री देखेंगे। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ इंग्लिश पोट्री को देखेंगे। देखिए, मेटाफिजिकल जो शब्द है, ये जो टर्म है, इसको किसने क्वाइंड किया? तो जो टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स है, इसको क्वाइंड किया था सैमुअल जॉनसन, एक आलोचक थे। उन्होंने ये वर्णन किया एक ऐसा लूज ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी का एक लूज ग्रुप अंग्रेजी कवियों का, जिनके कार्यों में जो चरित्र चित्रण था वो इनवेंटिव यूज ऑफ कॉन्सिएट्स, मतलब विरोधाभास। उसमें जो कैरेक्टर आए उनमें इन्वेंटिव यूज था विरोधाभास वृत्तियों का। डिग्निफाइड एक्सप्रेशन एंड बाई ए ग्रेटर इम्फेसिस ऑन दी स्पोकन रेदर देन लिरिकल क्वालिटी ऑफ देयर वर्स। उसमें जो चरित्र चित्रण किया गया वो विरोधी पॉइंट यूज किए गए, इन्वेंटिव यूज किए गए, अनुभव एक्सप्रेशन दिया गया, डिग्निफाइड किया गया, एक महान दबाव देकर जो भी बोला गया। लिरिकल क्वालिटी ऑफ, उनकी कविताओं की लिरिकल क्वालिटी की बजाय उन पर बोले गए शब्दों पर बोला कुछ ज़्यादा गया और लिरिकल क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। तो ऐसे कवियों का, जिनकी लिरिकल क्वालिटी अच्छी नहीं, बोला कुछ ज़्यादा गया, तो ऐसे लूज ग्रुप 17वीं शताब्दी के इंग्लिश पोएट्स को मेटाफिजिकल पोएट्स की संज्ञा दी सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन ने जो टर्म मेटाफिजिकल यूज किया, ये किसको यूज किया? तो ये ग्रुप था 17वीं शताब्दी के कवियों का, आर्टिस्ट का नहीं था, नाटककारों का नहीं था, उपन्यासकारों का नहीं था, 17वीं शताब्दी के कवियों का ग्रुप था। कौन मुख्य कवि था मेटाफिजिकल पोट्री का? हु वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स? तो जॉन डन जो था, DONNE, जॉन डन जो था मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। अच्छा, ये जो टर्म था मेटाफिजिकल, डॉक्टर जॉनसन से किसने उधार लिया था? तो जॉन ड्राइडन साहब ने ये जो टर्म मेटाफिजिकल है, इसको उधार लिया था डॉक्टर जॉन ड्राइडन साहब ने डॉक्टर जॉनसन से। वैसे तो ये टर्म कॉइंड किया था सैमुअल जॉनसन ने, लेकिन इसको उधार किसने लिया? जॉन ड्राइडन साहब ने। अच्छा, किसने ये कहा? क्या? द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन सम थिंग्स। ये 2009 का नेट का क्वेश्चन है। ये लाइन किसकी है? फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन सम थिंग्स। कोई कवि हो सकता है, पहला कवि संसार में कोई हो सकता है। ये बेन जॉनसन ने कहा। बेन जॉनसन एक परिचित प्रसिद्ध नाटककार और 17वीं शताब्दी के समकालीन हैं जॉन डन के। उन्होंने तब लिखा दी फर्स्ट पोएट इन दी वर्ल्ड इन सम थिंग्स जब डन ने इसके बावजूद लिखा फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एन एसेंट डिजर्व्ड हैंगिंग। द फर्स्ट पोएट इन दी वर्ल्ड इन सम थिंग्स, डन नेवर थीलेस फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एन एसेंट डिजर्व्ड हैंगिंग। तो ये बेन जॉनसन साहब ने लिखा। अच्छा, किसको बेन जॉनसन ये कहते हैं द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग? पहला कवि संसार में वही है। तो जॉन डन को ही कहते हैं फर्स्ट पोएट। हैं, किसके बारे में ये कहते हैं बेन जॉनसन साहब? तो जॉन डन के बारे में कहते हैं द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग, डन नेवर थीलेस ऑफ फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एन एसेंट डिजर्व्ड हैंगिंग। अच्छा, किसके बारे में डॉक्टर जॉनसन ये कहते हैं? ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटेडली द बेस्ट
almost the last of his race and undoubtedly the best। तो ये अब्राहम काउले के बारे में कहते हैं। यद्यपि अपनी प्रजाति का अंतिम और निस्संदेह सबसे अच्छा कवि है। कौन? अब्राहम काउले, ABRAHAM। अब्राहम काउले के बारे में डॉक्टर जॉनसन साहब ने कहा है, ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटेडली द बेस्ट। निसंदेह लगभग अंतिम लेकिन निसंदेह सर्वोत्तम, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है अब्राहम काउले के बारे में। अच्छा, किस देश से जो है दी जो मोड मेटाफिजिकल केम टू इंग्लैंड, किस देश से ये मेटाफिजिकल जो आया टर्म, ये किस देश से आया इंग्लैंड को? तो ये आया था फ्रांस से। किससे? नहीं, इटली से आया था। किससे? इटली से, फ्रांस से नहीं। ग्रीक, रोम, इटली, ग्रीक, फ्रांस दिया है लेकिन है इटली सही। इटली से आया था मेटाफिजिकल मोड। किस शताब्दी में मेटाफिजिकल पोट्री बिलोंग करती है? तो मेटाफिजिकल पोट्री जो है बिलोंग करती है 17वीं शताब्दी से। 17वीं शताब्दी से मेटाफिजिकल पोट्री जो है बिलोंग करती है। इन विच पोट्री, किसकी काव्य में नोवेल्टी ऑफ थॉट, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन, फेस्ड इमेज, ये शब्द फाउंड और फाउंड ये पाए जाते हैं। तो मेटाफिजिकल जो का होते हैं, ना तो रोमांटिक, ना पोप, ना एलिजाबेथन। मेटाफिजिकल पोट्री में, मेटाफिजिकल काव्य में क्या पाया जाता है? विचारों की सर्वोत्तमता, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन और फेस्ड इमेज, चित्र जैसे आते हैं, फाउंड पाए जाते हैं। किसमें? मेटाफिजिकल में। नोवेल्टी ऑफ थॉट, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन, फेस्ड इमेज। अच्छा, अफेक्शन एंड हाइपरबोल्स आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोट्री। अफेक्शन और अतिशयोक्ति ये किस कविता का मुख्य रूप है? तो अफेक्शन एंड हाइपरबोल्स जो है मुख्य कैरेक्टर हैं, मुख्य उदाहरण है मेटाफिजिकल काव्य के। कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटाफिजिकल पोट्री के। वो पहला है डिलाइट इन नॉवेल थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, आनंद उपन्यास के विचारों में और एक्सप्रेशन में। फॉन्डनेस फॉर कॉन्सियट, विरोधी विचारधाराओं के चित्र खींचने के शौकीन। फॉन्डनेस फॉर कॉन्सियट्स। ऑब्सक्यूरिटी, OBSCURITY, ऑब्सक्यूरिटी है। शो ऑफ लर्निंग, ज्ञान का दिखावा। यूज ऑफ विट, बड़ी बुद्धिमत्ता भरी बातें यूज करना। रिलीजियस एंड एमोरस पोट्री, धार्मिक और एमोरस पोट्री। और हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशन, अतिशयोक्ति भरा प्रभाव। तो ये मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटाफिजिकल के। डिलाइट इन नॉवेल थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, फॉन्डनेस फॉर कॉन्सियट्स, फॉर फेस्ड इमेज, ऑब्सक्यूरिटी, शो ऑफ लर्निंग, यूज ऑफ विट, रिलीजियस एंड एमोरस पोट्री, हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशन। अच्छा, मेटा शब्द है, मेटा शब्द की मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? देखिए, जो मेटाफिजिकल है उसका मेटा शब्द का है बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड इसका मतलब, मेटा का मतलब बियॉन्ड, पीछे। अच्छा, किसने ये कहा ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, वह प्रभाव डालता है मेटाफिजिक्स पे? तो जॉन ड्राइडन साहब ने कहा कि वह प्रभाव डालता है मेटाफिजिक्स पे। जॉन ड्राइडन साहब जो कहते हैं जॉन डन के बारे में, जॉन ड्राइडन साहब जो जॉन डन के बारे में कहते हैं कि वो मेटाफिजिक्स पर प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सैटायर्स बट इन हिज एमोरस वर्सेस, वेयर नेचर ओनली शुड रेन एंड परप्लेक्सेस द माइंड्स ऑफ द फेयर सेक्स विद नाइस स्पेक्युलेशंस ऑफ फिलोसफी, when he should engaged their hearts and entertain them with the softnesses of love. In this, Mr. Cowley has copied him to a fault. He affects the metaphysics not only in his satires but in his amorous verses,
where nature only should reign, and perplexes the minds of the fair sex with nice speculations of philosophy, when he should engage their hearts and entertain them with the softnesses of love. In this, Mr. Cowley has copied him to a fault. अच्छा, कौन एक औरत का ब्रेस्ट की तुलना एक अनसिविलाइज्ड है जमीन से करता है? अरे, कौन एक औरत के स्तनों की तुलना जो है एक असभ्य भूमि से करता है? तो काउले करते हैं। वाह! अब्राहम काउले, जिनके बारे में बताया गया था, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटली द बेस्ट, हैं लगभग अंतिम अपनी रेस का और निसंदेह सबसे सर्वोत्तम। तो ये कहा था जॉन डॉनसन, वही कह रहे हैं अब्राहम काउले, कहते हैं दी वेलकम हैज थाउ नॉट फाउंड ईच वुमेन्स ब्रेस्ट, द लैंड्स वेयर थाउ हैज ट्रेवल्ड आइदर बाई सैवेज पासेस्ट और वाइल्ड एंड uninhabited, what joy couldst take or what repose in countries so uncivilized as those। हैं काउले साहब ने किया है स्त्री के स्तनों की तुलना एक अनसिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड लैंड से। Hast thou not found each woman's breast, the lands where thou hast travelled, either by savage passage or wild and uninhabited, what joy couldst take, or what repose in countries so uncivilized as those। 15वां सेंटेंस है कि कौन तुलना करता है आत्मा की ओस की बूंद के समान। तो एंड्रयू मार्वेल साहब अपनी कविता ऑन ए ड्रॉप ऑफ ड्यू, एंड्रयू मार्वेल की एक कविता है ऑन ए ड्रॉप ऑफ ड्यू, तो उस कविता में उन्होंने अपने विचार दिए हैं कि जो मानव की आत्मा है वो एक ओस की बूंद के समान है। एंड्रयू मार्वेल कहते हैं ये संसार में आती है स्वर्ग से, और अभी भी यादें इसकी रह जाती हैं, ओरिजिनल रूप से विदेशी इसकी यादें रह जाती हैं कि वो विदेश में आई है। आत्मा संपर्क भूल जाती है आनंदों का, एट्रैक्शन का, इस संसार के आनंद और अट्रैक्शन भूल जाती है, क्योंकि वो अभी भी सोच रही है अपने रियल होम के बारे में, अर्थात स्वर्ग के बारे में। इस प्रकार का शुद्ध विचार से एक प्रभाव डालता है स्वर्गीय चरित्र के बारे में, वो सोचता है जहाँ वो पहले रहना ही पड़ता है उसको। विदेश है ये, और विदेश बड़ा फीका लगता है, ह्यूमन बॉडी में उसको विदेश में रहना पड़ता है। तो एंड्रयू मार्वेल साहब ने आत्मा की तुलना उसकी बूंद से की है। एक पोयम है प्रेजेंट इन अब्सेंस, प्रेजेंट इन अब्सेंस, अब्सेंस में ही प्रेजेंट है। तो ये किसने कविता लिखी है? जॉन डन साहब ने लिखी है। प्रेजेंट इन अब्सेंस है, अब्सेंस में प्रेजेंट। अच्छा, ये किसने लिखा है? एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, संसार का शारीरिक रचना, ये लिखी है जॉन डन ने। प्रेजेंट इन अब्सेंस ये भी जॉन डन ने। एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड ये भी जॉन डन ने। जॉन डन ने एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड 1611 में लिखी, और ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल ये 1612 में लिखी। एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड 1611 में, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1612 में। ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल ये जॉन डन ने ही लिखी थी 1612 में। अच्छा, एक कविता और है द फ्ली, FLEA, फ्ली। फ्ली किसने लिखी? तो ना शेक्सपियर ने, न जॉन मिल्टन ने, न डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ये लिखी है जॉन डन ने। फ्ली किसने लिखी? जॉन डन ने। अच्छा, किस कविता की ये लाइनें हैं? इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, मेरे दिमाग का कुछ बंद कोने में, देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर, अपने दिमाग के बंद कोने में कुछ मैं उसको गले लगाता हूँ, उसको किस करता हूँ। ये पोयम है प्रेजेंस इन अब्सेंस से लिया गया है। तो ये जो मेटाफिजिकल पोएट का टर्म था ये 28 पेज तक कंप्लीट हो गया है। अब अगला आपको मिलेगा
restoration period. Thanks for watching and hearing my videos.